रिसेंटली आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने कहा है कि रुपी 2025-26 तक वीक हो सकती है। वीक हो के फ़िलहाल रुपी का रेट चल रहा है 75 के आसपास, ये जा सकता है 94 के आसपास। तो आपको क्या लगता है? आईएमएफ ने अगर कहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न के साथ कहा होगा। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देश भर में, दुनिया भर में हर एक देश को ट्रैक करता रहता है, कौन सा देश कैसे इम्प्रूव कर रहा है। अगर तो वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिला है देश को अपनी सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया जो आगे बाई 2025 हम लोग ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अगर जीडीपी बढ़ रहा है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल जो हम लोग अपने देश में उत्पाद करते हैं, जो हर कोई इनकम करता है, उसके बाद जो प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए तो वैसे नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा इन्फ्लेशन लाकर इसको हाइप किया जा रहा है, जो कि सरकार करती है, हमेशा से करती आ रही है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हर कोई यूएस को सुपर पावर मानता है। क्यों मानता है? आइडिया लगा, कुछ ना कुछ तो ठोस रीज़न होगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि यूएस के पास बहुत सारा गोल्ड रिजर्व है, यूएस के पास ये है वो है, यूएस के पास सबसे ज़्यादा जो यूएस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इंपोर्ट भी करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूएस जो एक्सपोर्ट करता है वो सब चीज़ों के प्राइस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाईटेक चीज़ें यूएस प्रोड्यूस करता रहता है, हाईटेक जैसे मिलिट्री वेपन्स, उसके बाद सबमरीन्स, उसके बाद मिसाइल्स, उसके बाद लॉन्च व्हीकल्स, उसके बाद आईफोन, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट जैसे रॉ मटेरियल इंडिया से ख़रीदा जाता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट इंडिया को फिर से बेचा जाता है। हम लोग तो है ही मंदबुद्धि, हम लोग ख़रीदते रहते हैं यूएस से। अल्टीमेटली पैसा कहाँ पे जाता है? यूएस पे जाता है। तो यूएस के पास गोल्ड रिजर्व भी है, यूएस के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है यूएस, इसलिए हर कोई यूएस को लोहा मानता है, यूएस के डॉलर को बाप मानते हैं, यूएस ही बाप है। लेकिन करंटली ये सिनेरियो चेंज होने वाला है, यूएस का पावर थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। जैसे कि हमने करंटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे हम तो कह नहीं सकते कि डायरेक्टली किसी ने किसी को सपोर्ट किया, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारा बैक एंड में क्लैश देखा गया। जैसे चाइना रशिया के साथ था, इंडिया बिल्कुल चुप था, क्योंकि रशिया हमारे बहुत फ्रेंड था, बहुत अच्छा। जब हम लोगों ने परमाणु हथियार का फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तब हर किसी ने हमारी निंदा की, लेकिन रशिया हमारे साथ था, रशिया ने हम लोगों को सपोर्ट किया, फिर रुकती नहीं है। उसके बाद रशिया ने हम लोग को एक बार कहीं पे यूएन पे कुछ वोटिंग चल रही थी, ठीक है, मैं एग्जैक्टली भूल गया वो चीज़ क्या था, तब इंडिया फंसने वाला। अच्छा हाँ, याद आया, ये जो कश्मीर का इशू था, कश्मीर के इशू में हर कोई हम लोग के अगेंस्ट ऑलमोस्ट बिल पास होने वाला था कि हम लोग कश्मीर दे दें पाकिस्तान को, या कश्मीर में कुछ वोटिंग हो जाए, ठीक है, जनमत लिया जाए कि कश्मीर कहाँ पे जाना चाहता है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जितना ज़्यादा फंडिंग है कश्मीर पे फॉरेन कंट्री से, बोल सकते हैं आप लोग, पाकिस्तान, उसके बाद चाइना भी बैकएंड में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कश्मीरी लोग अंदर ही अंदर, जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे अल्टीमेटली देखा जाए तो कश्मीर के लोग अंदर ही अंदर पाकिस्तान में जॉइन होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग के साथ उन लोग का सिमिलरिटी है, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऑफकोर्स सिमिलरिटी होगा। कश्मीर के लोग वहाँ पे शायद अगर रेफरेंडम जारी किया जाए तो शायद वो लोग मान जाए कि कश्मीर को पाकिस्तान में ऐड कर ले, लेकिन ये अल्टीमेटली हम लोग को हैम्पर करेगा। तो ये डिसीजन जब लेने वाले थे कि रेफरेंडम हो कि नहीं, तब हर कोई हमारे अगेंस्ट था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि परमानेंट मेंबर में से एक रशिया भी है, ठीक है, रशिया, चाइना, यूएस, यूके, उसके बाद और एक कंट्री मैं भूल गया उसका नाम, शायद जर्मनी, हाँ, ये सब यूएन के परमानेंट मेंबर है। तो
केस ये हुआ कि रशिया ने वीटो कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन पास हो नहीं पाया। तो रशिया हम लोग के दोस्त है, बात यहाँ पे रुकता नहीं है। तो बात हम लोग कर रहे थे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के बारे में। जो इन्फ्लेशन आपको पता है कि होलसेल इंडेक्स अभी 14% महंगा चल रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ का प्राइस डबल हो चुका है। लोग दोष दे रहे हैं ऑफकोर्स रशिया और यूक्रेन के ऊपर कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल का दाम बढ़ गया, लेकिन ऑयल का दाम इतना नहीं बढ़ा है बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, ठीक है। लास्ट 2019 को ऑयल का प्राइस नेगेटिव पे चला गया था, $30 के आसपास पर बैरल ट्रेड कर रहा था WTI क्रूड। मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट में निवेश करता हूँ, मुझे पता है। अभी करंटली क्रूड का प्राइस चल रहा है $100 के आसपास, और ये एक्सपेक्टेड है कि 120 तक भी जा सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि ये 400 टाइम्स महंगा हो चुका है, ठीक है। और अगर किसी देश का रुपी, जैसे हम लोग का रुपी है, ठीक है, करेंसी को अगर स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग का करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे रुपी का वैल्यू कम जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में, अभी करंटली चल रहा है पकड़ लीजिए 75, तो ये 50, 40, 30 ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डॉलर आ जाता है। और अगर डॉलर से $1 में 2-3 रुपये ना मिले, 2-3 रुपये में 1 रुपये में 2-3 मिले, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं हम लोग डेवलप्ड यूज से डेवलप हो गए। लेकिन अब शायद अभी तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 15 साल में होने वाला है, इसलिए क्योंकि हम लोग अभी भी डेवलप कर रहे हैं। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट इतना भी नहीं है। आप लोग अपने घर के आसपास बिजली बनेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। मतलब कई लोग, बहुत सारे लोग शायद लेकिन बिजली चली जाती है, पावर कट का प्रॉब्लम है हर एक सिटी में, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन, उसके बाद ये सब का ख्याल भी ठीक से नहीं रखा जाता। बहुत टाइम लगेगा, सरकार चेंज होता रहेगा। हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम इंपोर्ट भी बढ़ चुका है। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इंपोर्ट हम लोग के बहुत आगे जा चुका है। हम लोगों ने जितना चीज़ इंपोर्ट किया है शायद उतना स्लाइटली एक्सपोर्ट भी हुआ होगा, लेकिन चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स दिखाया जाएगा कि GST काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। अगर लोग ज़्यादा सामान बेचेंगे, महंगा बेचेंगे, तो ऑफ कोर्स टैक्स भी ज़्यादा देंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो डाटा दिखा रहा है वो हम लोग कह सकते हैं कि बायस्ड है, ठीक है। हम लोग सिर्फ डाटा एंड प्रोडक्ट देख के जज ना करें, उसका बैकग्राउंड स्टोरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया के रुपये का वैल्यू इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर से जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, रुपये दे के हम लोग डॉलर खरीदते हैं, ठीक है। तो रुपये हम लोगों ने अगर मार्केट में ओपनली दे दिया, छोड़ दिया, तो रुपये का सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई तो डिमांड करेगा, और डिमांड कम होगा तो अल्टीमेटली रुपये वीक ही होगा। तो रुपये वीक होता है तो देखा जाए तो रुपये का वैल्यू कम रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग देखिए ना, चाइना कैसे हैंडल कर रहा है चीज़ों को। चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, ठीक है। चाइना ने बहुत सारे चीज़ ऑटोमाइज़ कर दिया, जो कि इंडिया काफ़ी पीछे है। तो चाइना का देखा जाए तो चाइना का करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि 2025 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन मुझे इसके चांसेस बहुत कम ही लगता है, क्योंकि IMF ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि अगर ऐसे चलता रहा तो रुपये का वैल्यू कमता जाएगा, ठीक है। रुपये का डिमांड कमेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी रुपये का अल्टीमेटली, और भी 100 रुपये के आसपास ऐसा चला जाएगा 2029 तक। अभी भी 8 साल बाकी है, 8 साल बाकी है, लेकिन ये टाइम काफ़ी है। इस टाइम में अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? मैं भी बिल्कुल जानना चाहूँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए। मैं नया हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं भी एक मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ, BHU से पढ़ के आया हूँ, इतना तो काफ़ी आइडिया मुझे है। प्रॉब्लम रह जाता है, लेकिन अगर हम लोग किसी करेंसी को ज़्यादा फ्लक्चुएट होते देखते हैं तो हम लोग उसको स्टेबल नहीं मानते, ठीक है। उस कंट्री को ज़्यादा स्टेबल नहीं मानते। अगर उसका करेंसी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो लोग इस करेंसी में ट्रेड करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ख़रीद लिया। ऑफ कोर्स ट्रेडर रहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इस पर नहीं होगा। करेंसी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जैसे आप लोग सोचते हैं डॉलर है, डॉलर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, डॉलर अपनी जगह रहता है, इसीलिए लोग डॉलर ट्रेड नहीं करते। सबसे ज़्यादा गोल्ड है उन लोगों के पास,
इस वजह से सब लोग नहीं है कि इंडिया अभी भी हम लोग कैसे भी उनका भी है ये बता, इससे लोग इसको ज़्यादा मानते। लोग जापानीज़ करेंसी को भी हार्ड करेंसी मानते थे, लेकिन स्टेगफ्लेशन की वजह से जापान का इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो गया, ठीक है। ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, पैंडेमिक की वजह से और भी ज़्यादा स्लोनेस दिखाई दिया। इसकी वजह से लोग इसको इतना हार्ड करेंसी नहीं मानते। लेकिन ऐसे आप चाइना का करेंसी देखिए, चाइना का करेंसी स्ट्रॉन्ग, मतलब चाइना करेंसी में दिखाई दे रहा है, लोग चाइना की करेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चाइना का सबसे ज़्यादा पैसा है, शायद वो गोल्ड ना हो चाइना के पास इतना ज़्यादा, लेकिन जितना चाइना एक्सपोर्ट करता है, हर एक कंट्री को कम से कम कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होगा चाइना से, आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए चाइना धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, और चाइना टारगेट कर रहा है कि अगले 5-10 साल में, 10 साल में कम से कम तो यूएस को टक्कर देना है, और शायद दे भी देगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को एक आर्गुमेंट मन में आ रहा होगा कि भाई करेंसी अगर वीक होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग की इंपोर्ट करने में आसानी होगी। मैं मानता हूँ इंपोर्ट करने में आसानी होगी, लेकिन अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि हम लोग स्टेबल बने, ठीक है, हम लोग इतना ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो अगर रुपये डिवेल्यू हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को ये तो मान लेना चाहिए ना कि कम से कम रुपये का मार्केट में वैल्यू कम रहा है, लोग इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया को शायद हर कोई पेपर में, टाइम्स मैगज़ीन में मोदी जी का नाम ले ले, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो इंडिया उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा जितना हम लोग सोच रहे। अल्टीमेटली हम लोग का गोल है कि हम लोग को स्टेबल बनना है, ठीक है, हम लोग को आगे जाना है, हम लोग का करेंसी को सपोर्ट करना है, इंपोर्ट ज़ीरो करना है, एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। यही अल्टीमेट गोल होता है कोई भी इकोनॉमी का। चलिए देखते हैं क्या होता है। काफ़ी कर ले, ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो 10-12 मिनट का बन रहा है, कंटेंट कुछ भी नहीं है, आपको देख के लगेगा, लेकिन सुनने वाली बात बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।